नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टीवी। मैं हूं आपके साथ ममता और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया दिस वीक कार्यक्रम में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चीन के साथ सैन्य टकराव जैसी स्थिति के बीच भारत अमेरिका तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए तैयार कर सकता है। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर। फिर से गरमाया असम मिजोरम सीमा विवाद। राज्य सीमा पर हिंसक झड़प के बाद असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों ने की वार्ता। पीएमओ और गृह मंत्रालय को दी जानकारी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक। हरियाणा को मिला देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान। कालेश्वरम सिंचाई परियोजना को लेकर एनजीटी ने उठाए सवाल। कहा, परियोजना को कानून का उल्लंघन कर पर्यावरण मंजूरी दी गई। एनजीटी ने इससे हुए नुकसान का आकलन करने और स्थिति बहाल करने के लिए जरूरी कदमों का पता लगाने के लिहाज से किया एक समिति का गठन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने असम में किया पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास। ये लॉजिस्टिक पार्क असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों के नागरिकों को हवाई, रेल, सड़क और जलमार्ग से सीधे संपर्क करेगा प्रदान। देश में सहकारी समितियों की सहायता के लिए शुरू की गई आयुष्मान सहकार योजना भारत सरकार की किसान कल्याण गतिविधियों को मजबूत करने में होगी कारगर। डीबीटी ने जिनोम इंडिया परियोजना की ओर उठाया एक और कदम। महाराष्ट्र के 4 स्थानीय उप समूह के नैदानिक नमूनों के संग्रहण के लिए नैदानिक नमूना संग्रह केंद्र के रूप में किया पुणे का चयन। और भारत ने किया उड़ीसा के तट से दूर एंटी टैंक सेंट मिसाइल का सफल परीक्षण। डीआरडीओ द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए विकसित की जा रही है ये मिसाइल में है लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च दोनों क्षमताएं। और अब खबरें विस्तार से। चीन के साथ जारी झड़प के बीच भारत और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों की वार्ता के दौरान बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट या बीका डील पर हस्ताक्षर को लेकर काफी उम्मीदें हैं। नई दिल्ली में 26-27 अक्टूबर को होने वाली वार्ता के दौरान दोनों देशों के विदेश व रक्षा मंत्रियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया जाएगा। बता दें कि भारत और अमेरिका के रक्षा व विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली इस वार्ता की तैयारियां जोरों पर हैं। भारत और अमेरिका तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए तैयार है। इस वार्ता में सबसे अहम समझौता जो सबसे ऊपर एजेंडे में शामिल होगा वो है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट या बेका। बेका समझौते के कई गहरे सैन्य परिणाम होंगे। पिछले 2 बैठकों में आपको बता दें LEMOA और कोमकासा समझौते पर दस्तखत किए गए थे। बेका के दस्तखत हो जाने के बाद मूल समझौतों की तिकड़ी पूरी हो जाएगी। इन तीनों समझौतों के साइन होने के बाद सैन्य सहयोग में और इजाफा होने की उम्मीद की जा रही है। क्या है बेका? बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट में एक बड़े स्तर पर रक्षा के नजरिए से भू-स्थानिक खुफिया जानकारी और मानचित्र और सैटेलाइट चित्रों के जरिए जानकारी साझा करना शामिल होगा। अधिकारियों की माने तो कोई भी ऐसा शख्स जो जहाज चलाता है, वायुयान उड़ाता है, चीजों पर निशाना लगाता है, प्राकृतिक आपदाओं के आने पर जानें बचाता है या फिर एक सेलफोन के सहारे सफर करता है, उसे इस तरह के भू-स्थानिक बुद्धिमत्ता की जरूरत पड़ती है। बेका पर दस्तखत करने के बाद भारत को अमेरिका की आधुनिक भू-स्थानिक जानकारी हासिल हो सकेगी, जिससे अपने आप चलने वाले यंत्र और हथियार जैसे मिसाइल और हथियारबंद ड्रोन के हमला करने में और सटीक हो जाएंगे। इसे मानचित्र संबंधी आंकड़े और हवाई यात्रा संबंधी आंकड़े और उत्पाद मिलने से पथ प्रदर्शन और लक्ष्य का पता लगाने में मदद मिलेगी, जिससे मिसाइलों को अपने लक्ष्य भेदने में सटीक और सही जानकारी मिल पाएगी।
बेका दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच एक बहुत अहम समझौता साबित होगा। भारत और अमेरिका ने आने वाले 2+2 समझौते के तहत इन दोनों देशों के बीच इस करार पर दस्तखत करने के मद्देनजर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फरवरी में भारत यात्रा का परिणाम है, जब दोनों पक्षों ने इस समझौते पर दस्तखत करने की प्रतिबद्धता जताई थी। भारत चीन सीमा विवाद में इन समझौतों के क्या मायने हैं? पिछले 3 दशकों से भारत और चीन के बीच चले आ रहे सबसे लंबे सीमा विवाद के बीच भारत और अमेरिका के बीच रडार, खुफिया तंत्र और सैन्य सहयोग काफी मजबूत हुआ है। ये मजबूती इस साल जून महीने में कुछ ज्यादा ही देखी गई है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ महीनों से भारत और अमेरिकी मंत्रियों और अधिकारियों के बीच लगातार बातचीत हो रही है। जहां जून के तीसरे हफ्ते में माइक पोम्पियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट सी ओ ब्रायन से संपर्क में बने हुए हैं। जबकि अमेरिकी रक्षा सचिव एस्पेर ने भी भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुलाई के दूसरे हफ्ते में फोन पर बातचीत की। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि जहाँ LEMOA पर बराक ओबामा के राष्ट्रपति काल में दस्तखत किए गए थे, कोमकासा पर ट्रंप के शासनकाल में हस्ताक्षर हुए थे, ऐसे में 3 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले बेका समझौते पर दस्तखत करना दोनों देशों के हित में होगा। वहीं असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद लंबे अरसे से चल रहा है। वहीं सीमा विवाद के मुद्दे पर इसी महीने 2 बार हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। इसी बात को लेकर असम और मिजोरम की सरकारों ने राज्य की सीमा पर हिंसक झड़प के बाद स्थिति पर चर्चा करने के लिए बीते 18 अक्टूबर को केंद्र से बातचीत की। बताते चले, असम और मिजोरम के निवासियों के बीच उत्पन्न ये क्षेत्रीय विवाद पूर्वोत्तर में लंबे समय से चले आ रहे हैं। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद लंबे अरसे से चल रहा है। बताते चलें, मिजोरम की 164.6 किलोमीटर लंबी सीमा असम से लगी है। वर्तमान में असम और मिजोरम लगभग 165 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। दोनों राज्यों के बीच क्षेत्रीय विवाद की जड़ों को औपनिवेशिक काल में खोजा जा सकता है। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद बहुत पुराना है। मिजोरम सरकार ने असम से लगी सीमा के पुनर्निर्धारण की मांग उठाई है। मिजोरम का मानना है कि असम और मिजोरम के बीच सीमा का विभाजन साल 1875 की अधिसूचना के आधार पर किया जाना चाहिए, जो कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन अधिनियम 1873 के माध्यम से जारी की गई थी। मिजोरम के लोगों का मानना है कि साल 1933 की अधिसूचना को जारी करने के संबंध में स्थानीय लोगों से परामर्श नहीं किया गया था। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद की शुरुआत 1980 के दशक में मिजोरम के गठन के बाद हुई थी। हालांकि कुछ सालों पूर्व असम और मिजोरम की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक दोनों राज्यों की सीमाओं पर यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। लेकिन इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों के लोगों के बीच समय समय पर हिंसक झड़पें होती रहती हैं। एक नजर डालते हैं पूर्वोत्तर में अन्य सीमा विवादों पर। वर्तमान में असम पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नागालैंड, असम लगभग 512 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं और दोनों राज्यों के बीच साल 1965 के बाद से सीमा विवाद को लेकर हिंसक संघर्ष चल रहे हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश, जो कि लगभग 800 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा साझा करते हैं, दोनों के बीच सीमा पर सबसे पहले साल 1992 में हिंसक झड़प हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 जारी किया गया। इस सूची में देश के 29 राज्यों में हरियाणा सूची में पहला स्थान पर रहा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में हरियाणा शीर्ष स्थान पर रखा गया है। ये जानकारी चंडीगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी की 8वीं बैठक के दौरान दी गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी सूची के स्कोर बोर्ड में हरियाणा को 46.7 अंक के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रखा गया है।
बताते चले, हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक प्रभजोत सिंह ने एक प्रस्तुति के जरिए बताया कि NHM के तहत प्रदेश में 34 राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य सचिव राजीव अरोड़ा के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अप्रैल 2018 में अटल अभियान एश्योरिंग एनीमिया लिमिट अभियान शुरू किया था। इसके तहत एनीमिया मुक्त भारत की तर्ज पर हरियाणा में एनीमिया को कम करने के लिए योजना की घोषणा की गई थी। साल 2019 से 2020 में पहली बार राज्य में 93% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के खिलाफ टीकाकरण की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। ये टीके शिशु मृत्यु दर और 5 साल से कम आयु वर्ग में मृत्यु दर में लगातार कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक मातृ मृत्यु दर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और वर्तमान में हरियाणा मातृ मृत्यु दर के मामले में देश में 11वें स्थान पर है। वहीं मुख्य सचिव विजय वर्धन ने ये जानकारी दी कि प्रदेश में संस्थागत प्रस्तुति 93.7% तक बढ़ गई है और ये प्रदेश में 24 घंटे उपलब्ध प्रस्तुति सुविधाओं के कारण संभव हो पाया है। वहीं विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई और पेयजल कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना को लेकर एनजीटी ने सवाल उठाए हैं। एनजीटी ने कहा कि परियोजना को कानून का उल्लंघन कर पर्यावरण मंजूरी दी गई है। वहीं एनजीटी इसको लेकर नुकसान का आकलन करने और स्थिति बहाल करने के लिए जरूरी कदमों का पता लगाने के लिहाज से एक समिति का गठन कर रही है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने माना है कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में पर्याप्त काम पूरा करने के बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी, जो स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन है। एनजीटी का मानना है कि पर्याप्त काम होने के बाद दी जाने वाली पर्यावरण मंजूरी कानून का उल्लंघन है और इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए तथा उपचारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए एनजीटी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को इस मामले के संदर्भ में 7 सदस्यों की विशेषज्ञ कमेटी के रूप में विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति यानी EAC के गठन का निर्देश दिया है। ये विशेषज्ञ समिति बिना पर्यावरण मंजूरी के काम को आगे बढ़ाने के दौरान हुए नुकसान का आकलन करेगी और आवश्यक उपचारात्मक उपायों की पहचान करेगी। बताते चलें कि गोदावरी नदी पर बने कालेश्वरम लिफ्ट परियोजना अपने रिकॉर्ड समय में बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं में शामिल हो गई है। ये परियोजना मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और भेल के सहयोग से 82,000 करोड़ रुपए की लागत से मात्र 3 साल में तैयार हुई है। इस परियोजना में 20 पंप हाउसों के माध्यम से एक दिन में 3 टीएमसी पानी लिफ्ट करने की योजना है, जिसके लिए 120 मशीनें, जिसमें हर एक मशीन में एक पंप और एक मोटर स्थापित की गई है। इस परियोजना में 22 पंप हाउस शामिल हैं, जिसमें 17 पंप हाउसों का निर्माण MEII द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना में प्रतिदिन 3 टीएमसी पानी पंप करने के लिए 7,152 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी, जिसमें पहले चरण में 4,992 मेगावाट बिजली का प्रयोग 2 टीएमसी पानी पंप करने के लिए किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीते 20 अक्टूबर को असम में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव रखने के कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल सेवानिवृत्त रामेश्वर तेली और VK सिंह के साथ ही असम के कई अन्य मंत्रियों ने भी भाग लिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने असम में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। असम में देश का ये पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 20 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करेगा। ये पार्क असम और उत्तर पूर्व के अन्य हिस्सों के नागरिकों को हवाई, रेल, सड़क और जलमार्ग से सीधे संपर्क प्रदान करेगा। एक नजर में समझते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की प्रमुख विशेषताएं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार बोंगाईगांव जिले में इस पार्क का निर्माण 693.97 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा।
इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को केंद्र सरकार की भारतमाला योजना के तहत विकसित किया गया है। इस लॉजिस्टिक पार्क के लिए निधि 3 घटकों रेलवे और सड़क कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के साथ साथ भवन निर्माण कार्य पर खर्च की जाएगी। बताते चलें, इस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। वहीं बीते 19 अक्टूबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आयुष्मान सहकार योजना लॉन्च की। ये योजना देश में सहकारी समितियों की सहायता के लिए शुरू की गई है। ये योजना सहकारी समितियों को देश में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सहायता करेगी। आयुष्मान सहकार योजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC द्वारा तैयार किया गया है। NCDC योजना के तहत सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता और कार्यशील पूंजी शामिल है। ये योजना सहकारी समितियों को 1% ब्याज उपदान प्रदान करती है, जहां महिलाएं बहुमत हैं। ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के साथ संरेखित है। इस योजना का उपयोग सहकारी अस्पतालों की सहायता के लिए किया जाएगा। ये स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा, नर्सिंग शिक्षा और पैरामेडिकल शिक्षा को भी कवर करेगी। साथ ही इस योजना में आयुष जैसी स्वास्थ्य प्रणालियां भी शामिल हैं। ये योजना स्वास्थ्य सेवाएं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये भारत सरकार के किसान कल्याण गतिविधियों को मजबूत करेगी। बताते चले, ये NCDC अधिनियम 1963 के तहत स्थापित किया गया था। ये कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित है। ये कृषि उत्पादों के भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, आयात और निर्यात से संबंधित कार्यक्रमों का नियोजन, प्रचार और वित्त प्रदान करता है। ये ग्रामीण औद्योगिक सहकारी क्षेत्रों में परियोजनाओं का वित्त पोषण करता है। बताते चले, आयुष सहकार योजना में आयुष सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आयुष उपाय को भारत सरकार अत्यधिक महत्व दे रही है। पारंपरिक आयुष उपायों के माध्यम से भारत सरकार देश की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। बताते चले, टीके परीक्षणों के साथ साथ आयुष आधारित दवाओं के लिए भी धन आवंटित किया गया था। हाल ही में जैव तकनीकी विभाग ने जीनोम इंडिया परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के 4 स्थानीय उप समूह के नैदानिक नमूनों के संग्रहण के लिए नैदानिक नमूना संग्रह केंद्र के रूप में पुणे का चयन किया है। आइए रिपोर्ट में समझते हैं क्या है जीनोम इंडिया परियोजना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जैव तकनीक विभाग यानी DVT द्वारा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इस परियोजना में IISc बैंगलोर समेत 20 से अधिक प्रमुख संस्थान भाग ले रहे हैं। इस परियोजना के पहले चरण में एक रेफरेंस जीनोम विकसित करने के लिए 10,000 व्यक्तियों के नमूने लिए जाएंगे। ये परियोजना मानव जीनोम परियोजना से प्रेरित है। बताते चले, इस परियोजना के लिए 3 साल की अवधि निर्धारित की गई है। क्या होता है जीनोम? एक कोशिका या सजीव में स्थित DNA के संपूर्ण सेट को इसका जीनोम कहा जाता है। वस्तुतः शरीर के प्रत्येक कोशिका में लगभग 3 बिलियन DNA बेस के जोड़े की एक पूरी प्रतिलिपि होती है, जो मिलकर मानव जीनोम बनाती है। जीनोम इंडिया परियोजना से लाभ। जीनोम अनुक्रमण से उत्पन्न जानकारी देश में भविष्य के मानव आनुवांशिक अनुसंधान को अधिक सटीकता के साथ सुविधाजनक बना सकती है। इससे सस्ती लागत पर प्रमुख बीमारियों के लिए सटीक स्वास्थ्य देखभाल और निदान विकसित करने में मदद मिल सकती है। इस परियोजना में पूरे भारत से जीनोमिक आंकड़े लिए जाने हैं, इसीलिए ये पूरे भारत के लिए नमूना जीन प्रतिरूप तैयार होगा। इस परियोजना के लिए डेटा सुरक्षा और साझाकरण उपाय भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा शासित होंगे। अध्ययन में भाग लेने के लिए सहमति देने वाले सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत जानकारी इस परियोजना के अलावा किसी अन्य रिकॉर्ड के लिए उपयोग नहीं की जा सकेगी और परियोजना पूरी होने के बाद उसे समाप्त कर दिया जाएगा। डी-आइडेंटिफिकेशन की ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि प्रतिभागियों की व्यक्तिगत जानकारी से समझौता ना किया जाए।
इसके अतिरिक्त डेटा सुरक्षा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए नैतिक उपायों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। और वहीं बीते 19 अक्टूबर को भारत ने सेंट नामक स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये भारतीय वायुसेना के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित की गई है। इस मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर परीक्षण रेंज में किया गया था। सेंट मिसाइल में लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च दोनों क्षमताएं हैं। आपको बता दें, सेंट मिसाइल नाग मिसाइल का एक प्रकार है। नाग मिसाइल के अन्य रूप हेलिना या ध्रुवस्त्र और MPATGM है। सेंट हेलिना का उन्नत संस्करण है। नवंबर 2018 में पोखरण में इसका सफल परीक्षण किया गया था। नाग मिसाइल के इस उन्नत संस्करण में 15 से 20 किलोमीटर की विस्तारित रेंज के साथ नोज माउंटेड एक्टिव रडार होमिंग सीकर है। भारत निरंतर मिसाइल परीक्षण कर रहा है। इन सभी मिसाइल परीक्षणों में से केवल निर्भय मिसाइल परीक्षण असफल रहा। हाल ही में रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, शौर्य मिसाइल का नया संस्करण, लेजर ने एंटी टैंक मिसाइल का मार्गदर्शन किया। स्वदेशी बूस्टर के साथ ब्रह्मोस मिसाइल, पृथ्वी 2 मिसाइल, रुस्तम 2 का परीक्षण अग्नि, टॉर्पेडो स्मार्ट अभ्यास की उड़ान परीक्षा, हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शनकारी वाहन की अग्नि परीक्षा, ब्रह्मोस के नौसेना संस्करण का उड़ान परीक्षण, पृथ्वी 2 का परीक्षण अग्नि, ये सारे परीक्षण हाल ही में किए गए। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में निरंतर मिसाइल परीक्षण और सैन्य अभ्यास कर रहा है। ये हिंद महासागर क्षेत्र को प्रभावित करने की चीनी योजनाओं का मुकाबला करने के लिए है। वहीं भारत को उम्मीद है कि चीन हिंद महासागर क्षेत्र में लद्दाख की तरह ही कदम उठा सकता है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं राउंड अप सेगमेंट पर। केंद्र सरकार ने 21 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दी है। इस कदम से जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह 3 स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में विधायकों की गैर मौजूदगी में स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज कानून में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत हर जिले में विकास कार्य करने के लिए नया ढांचा बनाया जाएगा और इसे सीधे मतदाताओं द्वारा चुना जाएगा। जिला विकास परिषद में 14 क्षेत्र होंगे और सभी में एक प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होगा। वहीं कुछ सीटें SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा 10% बढ़ा दी है। चुनाव आयोग के सुझाव पर सरकार ने ये फैसला किया है, क्योंकि कोविड-19 के कारण जारी दिशा निर्देशों के चलते उन्हें प्रचार करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इससे बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा की 1 तथा विधानसभा की 59 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवारों को सहायता मिलेगी। पंजाब बना कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य। पंजाब विधानसभा विशेष सत्र में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन में केंद्रीय कृषि विधेयकों को निरस्त करने और उनकी जगह राज्य के अपने कृषि विधेयक लागू करने का प्रस्ताव पेश किया। विधेयक में पंजाब सरकार ने किसानों पर गेहूं व धान MSP से कम भाव पर खरीदने का दबाव बनाने वालों के लिए 3 साल की कैद का प्रावधान किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की तरफ से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी है। यूपी की शिक्षक भर्ती में CTET मान्य होने के कारण प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को भी इस निर्णय का लाभ मिलेगा। CBSE हर साल 2 बार CTET परीक्षा आयोजित करता है। पहली परीक्षा जुलाई और दूसरी दिसंबर में आयोजित की जाती है। जाने माने अर्थशास्त्री नंद किशोर सिंह ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है। ये पुस्तक NK सिंह के जीवन के बारे में बताती है, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई। बताते चले वो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवारत है। इस पुस्तक का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशंस इंडिया द्वारा किया गया है।
भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय के तहत संचालित आर्थिक मामलों के विभाग, महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार परियोजना और एडीबी के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इन सड़कों से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा। ये ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा। इसके अलावा सड़कों से गतिशीलता और आजीविका के अवसरों में सुधार होगा। भारत सरकार ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलियाई नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी। इस अभ्यास में भाग लेने वाले देश जापान, भारत और अमेरिका हैं। समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया में भारत ने अभ्यास में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया था। बताते चलें, ये अभ्यास 1992 में शुरू हुआ था। जापान अभ्यास में शामिल हुआ है और 2015 में एक स्थायी सदस्य बन गया। गौरतलब हो कि साल 2018 में भारत ने अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी को अस्वीकार कर दिया था। हर साल 21 अक्टूबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और आयोडीन की कमी के परिणामों पर प्रकाश डालना है। वर्तमान समय में विश्व भर में आयोडीन अल्पता विकार प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन गई है। गौरतलब हो कि आयोडीन सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि मानव वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 एशिया में देशों की सापेक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए 26 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका ने 81.6 के स्कोर के साथ अपनी स्थिति बरकरार रखी है। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर चीन 76.1 और जापान 41 स्कोर के साथ है। पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने वाले पुलिस कर्मियों को याद किया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद पुलिस कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी और पुलिस के कार्यों की सराहना की। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति में तैनात कैरी पुबल के एक छोटे से गश्ती दल पर चीनी सेना द्वारा भारी संख्या में घात लगाकर हमला किया गया था। इस लड़ाई में 10 कैरी पुबल के रणबांकुरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित कर दिया। देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू हो चुका है। हाल में 3 बड़े कृषि सुधार हुए हैं। वो देश के एग्रीकल्चर क्षेत्र के सुधार और किसानों की आय बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐश्वर्या ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार का 56वां वर्ष है। वो वयस्क श्रेणी में भारत की ओर से ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली और सबसे कम उम्र की लड़की है। आपको बता दें, पुरस्कार विजेताओं की घोषणा लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में की गई। जियो ने क्वालकॉम के साथ साझेदारी की है और स्वदेशी रूप से 5G रैन रेडियो एक्सेस नेटवर्क उत्पाद विकसित किया है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम क्वालकॉम की तकनीक का उपयोग उस उत्पाद को विकसित करने के लिए करेगा जिसने 1 Gbps थ्रूपुट हासिल किया है। भारत ने उन देशों के एलीट क्लब में प्रवेश किया है जो 5G ग्राहकों के लिए 1 Gbps यानी गीगाबाइट्स पर सेकंड स्पीड प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये थी इस हफ्ते की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।